तो स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसी का ये अगला भाग है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 16 मई के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए और वहाँ आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ये पीडीएफ आपको प्रतिदिन मुफ्त में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की घोषणा की है? ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की घोषणा की है? ऑप्शन 20,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए या 90,000 करोड़ रुपए। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों 90,000 करोड़ रुपए। 90,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए। यह क्यों किया गया है? तो इसका सीधा सा लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि अभी कल ही परसों प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो उसी का ये चरण है। इसके अंतर्गत बिजली विभाग को 90,000 करोड़ रुपए जो है प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आप व्याख्या में देख सकते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। कंपनियां पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण वैद्युतीकरण निगम के माध्यम से ये राशि, ये जो राशि है ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण वैद्युतीकरण निगम को प्रदान की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। तो ये 90,000 करोड़ रुपए जो है मिलने वाले हैं किसको? ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को मिलने वाले हैं। इसके अलावा ग्रामीण वैद्युतीकरण निगम, इन दोनों को मिलने वाले हैं। REC, ये देखिए लिखा हुआ है REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर NRAI। ठीक है, NRAI ने किस अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है? ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये NRAI क्या है। ये है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। NRAI क्या है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो NRAI ने किस अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है? आप लोगों को याद होगा तो कल ही परसों जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2020 के लिए जो खेल रत्न के पुरस्कार हैं उनके लिए खेल मंत्रालय ने ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। इस बार ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। इस चीज़ को हमने करंट अफेयर में कवर किया है। तो जो नेशनल राइफल जो एसोसिएशन है उसने अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है, और किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो ये जो है ये भेजा गया है खेल रत्न अवार्ड के लिए। ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो अंजुम मुदगिल है इनका नाम जो है सजेस्ट किया गया है खेल रत्न पुरस्कार के लिए। अच्छा, अगर कोई पूछ ले कि इनका संबंध किस खेल से है, तो ये तो कॉमन सेंस पर आधारित है, क्योंकि भेज कौन रहा है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो भैया स्पष्ट सी बात है, शूटिंग से ही ये रही होंगी, इसमें कोई डाउट बचता नहीं है। तो शूटिंग से जुड़ी जो अंजुम मुदगिल हैं इनका नाम नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया है। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में खेल रत्न अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है, जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए लगातार दूसरे वर्ष पिस्टल कोच जसपाल राणा का नाम भेजा गया है। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है, ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है
कि बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं किसको, द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं कोच को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खेल रत्न मिलता है खिलाड़ी को, जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोच को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहां पर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। ठीक है, किसने घोषणा की है कि जो पुलिस बलों की जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है, जैसे जो CAPF है हमारा, जैसे BSF हो गया, ITBP हो गया, CRP हो गया, है ना, तो इनकी जो कैंटीन होती हैं उसमें काफ़ी सस्ते में सामान मिलता है। आप लोगों को पता ही होगा, फौजियों के लिए कैंटीन होती है, पुलिस वालों के लिए भी कैंटीन होती है, तो इनकी जो कैंटीन होती है उसमें काफ़ी सस्ते से जो है सामान मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, गृह मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि अब जो पुलिस बलों की कैंटीन है उसमें केवल स्वदेशी उत्पाद ही मिलेंगे, कोई विदेशी उत्पाद नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय ने घोषणा इसलिए की है क्योंकि जो CAPF जो है, ठीक है, ये गृह मंत्रालय के अधीन ही आती है। ठीक, आपको ये तो बात पता ही होगी कि जो BSF है, ITBP है, CRP है, इसका जो हेड है वो गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के अधीन ये सारी फोर्स आती हैं, इसीलिए गृह मंत्रालय ने ये नोटिस जारी कर दिया है कि अब कैंटीन में केवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही मिलेंगे, आपको विदेशी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों, तो भैया इसके पीछे सीधा सा लॉजिक ये है कि कल ही परसों जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की, तो उन्होंने लोकल को वोकल बनाने का एक नया नारा दिया। उन्होंने कहा लोकल को वोकल बनाइए, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ साफ कहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ कह दिया स्वदेशी को बढ़ावा दीजिए, अपने देश में बनी वस्तुओं को बढ़ावा दीजिए, और उन्होंने इसके लिए जो नारा दिया है वो क्या है, लोकल को वोकल बनाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोकल चीज़ें हैं उनको आप अपनी ज़बान पर रखिए। जब भी आप किसी दुकान पर जाइए तो वहाँ पर पहले अपने देश की बनी वस्तुओं को ही प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद विदेश में। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा करने के पीछे लॉजिक सिंपल सा ये है कि कोरोना संकट के दौरान जो है अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी गड़बड़ा गई हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नागरिक स्तर पर प्रयास हों और लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी उत्पादों को खरीदें। और ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा कर रहा है, विश्व के जितने भी बड़े देश हैं सब ऐसे ही कर रहे हैं। USA इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं, है ना, अगर वो कहीं बाहर जाकर के पहले व्यापार करना अगर पसंद करती हैं, जो अमेरिकी कंपनियां अमेरिका से बाहर रहकर व्यापार कर रही हैं, तो हम उन पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। यानी सीधी सी बात है, सबसे पहले अपनी कंट्री को वरीयता दी जाएगी, पहले स्वदेश में बने उत्पादों को महत्व दिया जाएगा। और ये सीधा सीधा संदेश है किसके लिए, ये सीधा सीधा संदेश है विद्यार्थियों, चीन के लिए, क्योंकि चीन के काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया मार्केट में यूज़ होते हैं, इंडियन मार्केट में यूज़ होते हैं, तो इससे चाइनीज़ की जो चाइना की इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है। इसलिए मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि अब विदेशी उत्पादों को नहीं बल्कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाइए। ये सब चीज़ें हमें याद दिलाती हैं गांधी जी के आंदोलन की। एक आंदोलन भी चलाया, शायद आपने सुना होगा, अगर आप मेरे हिस्ट्री के लेक्चर ले रहे होंगे तो वहाँ पर आपने सुना होगा, एक आंदोलन भी चला था जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन, है ना। तो ये बिल्कुल उसी आंदोलन की हमें याद दिलाता है, स्वदेशी आंदोलन। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्वदेशी आंदोलन क्यों चला था और कब चला था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसकी व्याख्या है, गृह मंत्रालय ने घोषणा कर दी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस सरकार के द्वारा हाल ही में अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्ते समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, जो सरकारी कर्मचारियों को बहुत सारे TA, DA, HRA, होम अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिल रहे थे वो सब खत्म कर दिए हैं। किस सरकार ने, तो वो है अपने माननीय बाबा जी, यानी यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि भैया अब कोई भी भत्ता नहीं मिलेगा। कारण, तो कारण है कोरोना। तो कोरोना संकट के दौरान यूपी सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले सभी भत्तों को समाप्त, 7 भत्ते हैं तकरीबन, वो सब के सब खत्म कर दिए हैं। कोई भी भत्ता नहीं मिलेगा।
स्टार्टिंग इसकी हुई थी महंगाई भत्ता को ख़त्म करने से और अंत में बाबा जी ने सभी ख़त्म कर दिया। आप देख सकते हैं व्याख्या में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है, जबकि पिछले महीने राज्य सरकार ने अपने 16 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगाने का फैसला किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महंगाई भत्ते ये जो है कार्रवाई शुरू हुई और अंत में सभी प्रकार के भत्तों पर कैंची चल गई। अब कैश पर रिएक्शन होना चाहिए, तो भैया थोड़ा बहुत कॉपरेट तो सरकारी कर्मचारियों को भी करना चाहिए। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो व्यापारी हैं और उनका व्यापार बंद होने से उनकी तो कोई सैलरी आ ही नहीं रही है। यहाँ पर सरकारी लोगों को ये विचार करना चाहिए कि चलिए वेतन भत्ते ही तो कटे हैं, ठीक है, मूल वेतन तो अब भी मिल ही रहा है, तो कुछ तो मिल रहा है। अगर हम बात करें उन मजदूरों की जिनके काम बंद होने से वो बेचारे पैदल घर लौट रहे हैं, तो उनसे तो बेहतर स्थिति में है। तो मेरा मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को इस पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना चाहिए। आपके क्या विचार हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020 में किस आईआईएम को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है? ठीक है, कौन सा आईआईएम जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग में शामिल हो पाया है? ऑप्शन है आईआईएम दिल्ली, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम चेन्नई या आईआईएम गुजरात। हालांकि गुजरात कोई आईआईएम नहीं है, ये है आपका आईआईएम अहमदाबाद, ध्यान रखना, आईआईएम अहमदाबाद। तो मैं आपको बता दूं कि वो आईआईएम जिसको इस सूची में स्थान मिला है वो है आईआईएम कोलकाता। ध्यान रखिएगा, आईआईएम कोलकाता को 85 देशों की सूची में, जो 85 देशों के जो बिजनेस स्कूल थे उसमें 65वां स्थान मिला है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020 में आईआईएम कोलकाता को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है। इस सूची में 3 भारतीय स्कूलों को भी शामिल किया गया है। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी को देखने के लिए किसने जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? ठीक है, मतलब अब जिलेवार सीरो सर्वेक्षण होगा, किसकी जांच के लिए? कोरोना संक्रमण की जांच के लिए। तो सबसे पहले हम जान लें कि सीरो सर्वे है क्या। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है सीरो सर्वेक्षण, तो ये सीरो सर्वेक्षण है क्या, पहले आप इसको समझ लीजिए, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो देखो सीरो सर्वेक्षण में क्या होगा, इसमें रैंडमली जो है जिलों में 400 लोगों के ब्लड टेस्ट किए जाएंगे रैंडमली। ठीक है, एक आंकड़ा है ये, है ना, ये संख्या बढ़ भी सकती है, 400 से 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। हम एक नॉर्मल आंकड़ा लेके चलते हैं जो कि ऑफिशियल है। तो 400 रैंडम लोगों का ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इस ब्लड टेस्ट में उनके ब्लड को मतलब ब्लड में जो सीरम होता है, ठीक है, जो ब्लड सीरम होता है उसमें हम ये पता लगाएंगे कि उनके ब्लड के सीरम में एंटीबॉडी बने हैं या नहीं। ठीक है, यानी हम लोगों के ब्लड में बनने वाले एंटीबॉडी का पता लगाएंगे। इस सर्वेक्षण में हम क्या करेंगे, सीरो सर्वेक्षण में ब्लड में बनने वाले एंटीबॉडीज का पता लगाएंगे। अब ये एंटीबॉडीज क्या हैं? तो ये एंटीबॉडीज जो है विद्यार्थियों तब बनते हैं हमारे शरीर में, हमारे रक्त में, जब कोई संक्रमण होता है। तो बेसिकली होता ये है कि जब भी कोई बीमारी हमारे शरीर में घुसती है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो है उस बीमारी से लड़ने का कार्य करते हैं और उस संक्रमण को समाप्त करते हैं। तो अभी जो कोरोना टेस्टिंग चल रही है उसमें हम कोरोना का पता इसी के आधार पर लगाते हैं कि मरीज के शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए कोई एंटीबॉडी बनी है या नहीं। अगर एंटीबॉडी बनी है मतलब वो कोरोना पॉजिटिव है, और एंटीबॉडी नहीं बनी है तो कोरोना का उस पर आक्रमण नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी सर्वेक्षण को हम कहते हैं सीरो सर्वेक्षण, या इसका एक नाम और भी है,
इसे बोला जाता है सीरोलॉजिक टेस्ट। ध्यान रखना, इस सर्वेक्षण को एक नाम और देते हैं, सीरोलॉजिक टेस्ट। ठीक है, इसे सीरोलॉजिक टेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें हम व्यक्ति के शरीर में संक्रमण के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं और फिर उस आधार पर हम ये देखते हैं कि व्यक्ति जो है कोरोना संक्रमित है या नहीं। तो अब सवाल ये है कि किसने ये सीरो सर्वेक्षण करवाने की घोषणा की है। तो चूंकि स्वास्थ्य की बात है तो ऑब्वियस बात है, ऑप्शन आपको समझ आ ही रहे होंगे। तो इसका जवाब है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, ये जो है सीरो सर्वेक्षण करवाएगा, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सीरो सर्वेक्षण आपको समझ में आया होगा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसकी व्याख्या है, आप देख पाओगे, आप पढ़ लेना, इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी पीडीएफ। चलिए आगे है, जम्मू एंड कश्मीर के किस मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है। बेसिकली जम्मू कश्मीर में सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार कौन सा मिशन चला रही है, सवाल ये है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा मिशन चल रहा है सभी को पानी पहुंचाने के लिए। ऑप्शन है जल जीवन मिशन, जिज्ञासा मिशन, अमृत मिशन, ग्रीन एबिमेंट मिशन। और इस सवाल का सही जवाब है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण भागों तक नल पहुंचाने के लिए, शुद्ध जल की आपूर्ति करने के लिए। ठीक है, और शुद्ध जल की आपूर्ति जब हम कर देंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि जब पूरे भारत में शुद्ध जल की आपूर्ति हो जाएगी तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं उसमें कौन सा गोल अचीव हो जाएगा, कौन से नंबर का गोल अचीव हो जाएगा अगर हम पूरे भारत में स्वच्छ जल की आपूर्ति कर देते हैं। तो एसडीजी का कौन से नंबर का गोल हम प्राप्त कर लेंगे। जिन लोगों ने ये वीडियो देख रखी है एसडीजी वाली, वो इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखी है तो ऊपर बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप एसडीजी को जान पाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिन लोग को पता है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर हम पूरे भारत में स्वच्छ पानी को पहुंचाते हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन से अंक का, कौन से नंबर का गोल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति करने के लिए नल कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की है। ठीक है ना, और उस योजना का नाम क्या है, जल जीवन मिशन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 15 मई को विश्व भर में विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 मई को विश्व भर में विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसका ये यहाँ पे जो टेबल टेंस लिखा है ये गलत है सरासर। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो थोड़ा सा इसे इग्नोर करिए। तो ये क्या है, 15 मई को विश्व भर में विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है क्योंकि समाज में भी परिवार सबसे छोटी इकाई है और यूएन द्वारा 1993 से इस दिवस की घोषणा की गई है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने सस्ते पीपीई विकसित किए हैं। ऑप्शन भारतीय नौसेना, स्वास्थ्य विभाग, भारतीय जल सेना, या इनमें से कोई नहीं। हालांकि देखा जाए तो नौसेना और जल सेना एक ही ऑप्शन हो गए, यहाँ पर कर लो थल सेना। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको आप कर लो थल सेना। अब इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो भैया इसका जो जवाब है वो है भारतीय नौसेना। ठीक है, इंडियन नेवी ने ये पीपीई, ठीक है, अब पीपीई क्या होते हैं, तो पीपीई का क्या मतलब है यहाँ पर, पीपीई यानी पीपीई का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्शन
इक्विपमेंट। वे स्वास्थ्यकर्मी जो कोरोना संकट के दौरान मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके लिए ये पीपीई बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब डॉक्टर ही संक्रमित हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये बीमारी कभी थमेगी नहीं। तो इसलिए पीपीई का निर्माण इंडिया में हो रहा है। पहले इस प्रकार के निर्माण इंडिया में नहीं होते थे, क्योंकि इस प्रकार की कभी आपदा आई नहीं, है ना। तो इस प्रकार की पीपीई नहीं बनाए जाते थे, लेकिन अब बड़े पैमाने पर पीपीई का जो है निर्माण हो रहा है इंडिया में। तो सबसे सस्ते जो पीपीई बना रही है वो बना रही है इंडियन नेवी, ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं भारतीय नौसेना ने हाल ही में सस्ता पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई विकसित किया है। ठीक है, नौसेना की ओर से जारी बयान के अनुसार मुंबई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के द्वारा नव सृजित इन्वेंशन सेल में तैनात नौसेना के एक डॉक्टर ने सस्ते पीपीई विकसित किए हैं। ठीक है, तो नेवी जो है इसको बना रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने जल्दी ही आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विकसित करने की घोषणा की है? ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल को पहले आप समझें। किस राज्य ने हाल ही में आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विकसित करने की घोषणा की है? तो पहले इसका मैं जवाब आपको बता दूं, इसका जवाब है गोवा। गोवा गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि अब हमारे यहाँ जो भी पर्यटक आएंगे उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से गुजरना होगा। ठीक है, क्योंकि गोवा जो है, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गया है। एक केस था गोवा में और वो व्यक्ति भी सही हो गया। तो वर्तमान की स्थिति के हिसाब से गोवा जो है कोरोना मुक्त है। और चूंकि गोवा की जो इकॉनमी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आता है कहाँ से? उसका बहुत बड़ा हिस्सा आता है टूरिस्ट से, क्योंकि बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। इसीलिए वो जल्दी ही गोवा को ओपन करेंगे। हालांकि इतनी जल्दी भी ओपन नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब भी कभी ओपन होगा तो सभी आने वाले जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से गुजरना होगा। अब ये प्रोसीजर क्या होंगे तो इसकी डिटेल जो है हमें बाद में मिल जाएगी, जब गवर्नमेंट ऑफिशियली बताएगी कि ये नियम होंगे, इनका पालन हमें करना होगा, तो वो मैं आपको तब बता दूंगा। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखो कि किसने जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया है, तो वो स्टेट है गोवा। ठीक है, ध्यान रखना, गोवा। आप देख सकते हैं गोवा सरकार ने हाल ही में आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विकसित करने की घोषणा की है। वर्तमान में गोवा राज्य में कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। गोवा की आर्थिक स्थिति खनन और पर्यटन पर काफ़ी निर्भर है। जो मैंने आपको बताया वही है, वही सारा कुछ है। ठीक है, तो गोवा ने ये तय कर लिया है कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा और लोग हमारे यहाँ आएंगे तो उनके लिए हम स्पेशल जो है एक प्रोसीजर रखेंगे, उनको पालन करना ही होगा सभी लोगों को। ठीक है, तो ये थे विद्यार्थियों 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 16 मई से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनको। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।